फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है नर्सिंग गर्ल के इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे मैं फिर से लेके आई हूँ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग सेशन में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक इस टर्म रेज। इसमें पूछा गया रोगजनक गैर रोगजनक सभी जीवों के विनाश को कहा जाता है। यहाँ पे इसमें हो जाएगा राइट आंसर स्टेरिलाइजेशन, जिसमें कि ऑटोक्लेविंग वगैरह करके जो होता है, इसमें पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक को जो है डिसइंफेक्ट किया जाता है, इसमें स्टेलाइज किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, डिजीज रेसिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज। किसी व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको कि इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी जो प्रोवाइड होता है उसको कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, while measuring temperature in children by rectal route thermometer should be inserted up to। मलाशय मार्ग में बच्चों का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर को कितना डालना चाहिए, कितना इंसर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे ये टेम्परेचर मापने का 3 रूट है, जिसमें कि ओरल रेक्टल और एक्जिला। जो बेस्ट जो रूट माना जाता है वो रेक्टल माना जाता है। और यहाँ पे पूछा गया है इसमें कितना बच्चों में टेम्परेचर मापेंगे तो उसमें कितना इंसर्ट करेंगे ये थर्मामीटर, तो वो हो जाएगा 1 से 1.5 इंच, 1 से 1.5 इंच, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, स्टेरिलाइजेशन बाय स्टीम अंडर प्रेशर इज कोल्ड। दबाव में भाप द्वारा विसंक्रमण कहलाता है। भाप द्वारा, जिसमें स्टीम अंडर स्टीम में प्रेशर डाल के जो है विसंक्रमण स्टेलाइज किया जाता है, वो हो जाएगा ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग जो होता है यहाँ पे स्टेलाइजेशन इसके द्वारा किया जाता है। इसमें जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 121 डिग्री सेल्सियस में इसको टेम्परेचर में ऑटोक्लेव किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, फॉर इफेक्टिव स्टेलाइजेशन इन द ऑटोक्लेव द टेम्परेचर शुड बी। ऑटोक्लेव में प्रभावी विसंक्रमण के लिए तापमान होना चाहिए। इसमें टेम्परेचर पूछा गया ऑटोक्लेविंग के लिए, जो कि हो जाएगा 121 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, द नॉर्मल पल्स रेट इन एन एडल्ट इज। एक वयस्क में नाड़ी की सामान्य दर होती है। पल्स रेट का नॉर्मल रेट पूछा गया है, जो कि 72 बीट्स पर मिनट होता है, ऑप्शन नंबर बी, 72 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, द नॉर्मल रेस्पायरेटरी रेट इन एन एडल्ट इज। यहाँ पे नॉर्मल रेस्पायरेटरी रेट पूछा गया, श्वसन दर नॉर्मल, जो कि हो जाएगा 16 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट, 16 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज एन एडल्ट इज। एक वयस्क में सामान्य श्वसन दर होता है, सामान्य ब्लड प्रेशर, यहाँ पे सामान्य रक्तचाप, ब्लड प्रेशर पूछा गया है नॉर्मल एडल्ट में, बीपी, जो हो जाएगा 120 mm ऑफ एच जी, 120/80 mm ऑफ एच जी, mm ऑफ एच जी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे mm ऑफ एच जी नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, द सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम हाई टू नॉर्मल टर्म रेज। तापमान में उच्च से सामान्य की ओर गिरना कहलाता है। यानी तापमान जो है उच्च है, तुरंत जो नॉर्मली जो सामान्य से भी नीचे गिर गया उसको जो बोलेंगे क्राइसिस, क्राइसिस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इंक्रीज द डेप्थ ऑफ रेस्पायरेशन इज नॉन एज। श्वसन की गहराई में वृद्धि कहलाती है। गहराई में पूछा गया है, गहराई में हो जाएगा हाइपरपोनिया।
हाइपरपोनिया जो हो जाएगा, इसमें श्वसन की गहराई में वृद्धि हो जाना है। और यहाँ पे दिया गया एपोनिया मतलब श्वसन दर का रुक जाना एपोनिया कहलाएगा। ऑर्थोपोनिया दिया गया जिसमें कि बैठे या फिर खड़े की स्थिति में जो है श्वास लेने में या फिर सोने की स्थिति में जो सांस लेने में जो होती है दिक्कत हो जाती है, उसको बोलते हैं ऑर्थोपोनिया। और यहाँ पे दिया गया टेकीपोनिया जो कि हो जाएगा श्वसन दर का बढ़ जाना, सामान्य से अधिक हो जाना, बढ़ जाना। और एक और होता है जिसमें कि ब्रेडीपोनिया, जिसमें कि श्वसन दर कम हो जाता है। इसमें जो हो जाएगा श्वसन दर इंक्रीज हो जाएगा और ब्रेडीपोनिया में श्वसन दर डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ब्लूस डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज। त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली के नीले रंग के मलिनीकरण को कहा जाता है। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी से जो है स्किन या फिर स्किन का ब्लू डिस्कलरेशन हो जाना, म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पे कलर जो होता है चेंज होता है, स्किन का कलर जो होता है ब्लू हो जाता है ऑक्सीजन की कमी से, उसको साइनोसिस कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इज कोल्ड। ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी कहते हैं, टिश्यू में O2 की कमी, टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी जिसको कि बोलते हैं हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा टिश्यू में, उसको बोलेंगे हाइपोक्सिया। यहाँ पे दिया गया एस्फाइक्सिया, एस्फाइक्सिया किसको बोलेंगे श्वसन में अवरोध आना, श्वसन दर में अवरोध होना एस्फाइक्सिया कहलाता है, एस्फाइक्सिया। और साइनोसिस तो बताया ही है, इसमें जो होता है स्किन का कलर ऑक्सीजन की कमी से नीला कलर का हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम। रक्त धारा में ऑक्सीजन की कमी, यानी यहाँ पे ब्लड में पूछा गया है, ब्लड, यहाँ पे ध्यान देना है, ब्लड में जो है ऑक्सीजन की कमी, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा हाइपोक्सेमिया, हाइपोक्सीमिया। और हाइपोक्सिया टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी, एक्सपैक्सिया हो जाएगा श्वसन में अवरोध उत्पन्न होना। और साइनोसिस हो जाएगा, साइनोसिस क्या हो जाएगा, साइनोसिस में ये स्किन का कलर जो हो जाएगा नीला हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दिया गया रोथर्न्स टेस्ट इज द टेस्ट फॉर। रोथरा का परीक्षण जो है, रोथर्न का परीक्षण जो है किसके लिए किया जाता है, इसका टेस्ट जो है यह जो है एसीटोन, एसीटोन के लिए जो है इसका टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हेज टेस्ट इज द टेस्ट फॉर। हेज टेस्ट किसके लिए टेस्ट है, यह जो टेस्ट है बाइल साल्ट के टेस्ट करने के लिए, यह टेस्ट है बाइल साल्ट, हेज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे द इन्फेक्शन ऑफ द बॉडी बाय पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया इज नाउन एज। यहाँ पे मवाद बनाने वाली जीवाणु द्वारा शरीर में होने वाला संक्रमण क्या कहलाएगा, यानी पस जो बनाएगा, पस का फॉर्मेशन करेगा वह बैक्टीरिया जो है क्या कहलाएगा, जो होगा वह सेप्सिस, सेप्सिस। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे द टेक्निक विच इज यूज्ड टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन इज नाउन एज। क्रॉस संक्रमण को रोकने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है उसे जानते। क्रॉस इन्फेक्शन यहाँ पे है, क्रॉस इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन जो कि है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उसको बोलते हैं क्रॉस इन्फेक्शन, जो कि है यहाँ पे बैरियर नर्सिंग, बैरियर नर्सिंग के द्वारा इसको जो है उसका तकनीक का जो है उपयोग किया जाता है संक्रमण के लिए, रोकने के लिए, बैरियर नर्सिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दिया गया द टाइप ऑफ आइसोलेशन टेक्निक यूज द सिचुएशन व्हेन द डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट आर स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन द्वारा रोग पैदा करने वाले एजेंटों के फैलने की स्थिति में उपयोग की जाने वाली आइसोलेशन तकनीक है, तकनीक का प्रकार है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जैसे कि कोई व्यक्ति खांस रहा है, छींक रहा है, तो उसका जो
व्यक्ति अगर इन्फेक्टेड है तो इन्फेक्टेड व्यक्ति के द्वारा खांसने या छींकने से जो उसका कण निकलता है दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से जो उस व्यक्ति को भी इन्फेक्टेड कर देता है। तो इसमें जो मेन इसमें है रेस्पायरेटरी आइसोलेशन, जिसमें कि मास्क वगैरह का यूज करना चाहिए। रेस्पायरेटरी आइसोलेशन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे रेस्पायरेटरी आइसोलेशन इंक्लूड। रेस्पायरेटरी आइसोलेशन में क्या इंक्लूड करना चाहिए, उसमें जो है मास्क का यूज इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मास्क का यूज करना चाहिए, उसमें जो है मास्क लगाना चाहिए, इससे सेफ्टी होता है। यूज ऑफ मास्क, रेस्पायरेटरी आइसोलेशन में मास्क का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एसेप्टिक टेक्निक इज। सड़न को रोकने वाली तकनीक का महत्वपूर्ण पहलू एसेप्टिक टेक्निक पूछा गया, जिसमें कि हैंड वॉशिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी इन्फेक्शन से इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए एसेप्टिक टेक्निक है यहाँ पे हैंड वॉशिंग। ऑप्शन नंबर ए हैंड वॉशिंग, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा हैंड वॉशिंग। तो आई होप आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।